ऐसे संदेशों को फैलाने के लिए व्हाट्सएप का सबसे निंदनीय तरीके से इस्तेमाल किया गया। फर्जी समाचार का प्रसार भी आम हो गया। अति राष्ट्रवाद बहुत दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और मानव जीवन के लिए बहुत कम सम्मान वाले निगरानी समूहों का उदय स्पष्ट था। अल्पसंख्यकों पर हमला करने के लिए राजनीतिक एजेंडे के साथ सतर्क समूहों का उदय हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और सरकार को लिंचिंग पर कड़ी कार्रवाई करने और इसे रोकने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का निर्देश दिया और ऐसी घटनाएं होने पर क्या करना चाहिए। इसमें अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की गई है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री भी काफी देर तक खामोश रहे। हो सकता है कि चीजें अलग होती अगर वह हाशिए के तत्वों पर लगाम लगाते और हिंसा का सामना करने वालों को परेशानी के पहले संकेत पर आश्वस्त करते। हालांकि कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों ने सुझाव दिया है कि कुछ कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा की गई हिंसा का उद्देश्य मोदी के अधिकार को कम करना था। कड़े कानूनों, अधिक जागरूकता और यहाँ तक अभियानों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ हिंसा बेरोक-टोक थी। बच्ची से रेप के मामले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। सरकार ने 12 साल से कम उम्र की नाबालिगों के बलात्कार के लिए मौत की सजा की शुरुआत करके जवाब दिया और कड़े पीओसीएसओ अधिनियम के तहत बलात्कार के सभी मामलों को तेजी से ट्रैक करने का प्रावधान किया। हालांकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार और हिंसा के मामलों में ही कानून इतना कुछ कर सकता है। आमतौर पर लोगों और समाज के नजरिए को बदलने की जरूरत है। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील होने की जरूरत है। एनडीए सरकार के तहत कई सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण कानून पारित किए गए, जैसे कि किशोर न्याय, बाल और किशोर श्रम और मानसिक स्वास्थ्य, जिसने आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। एक और मील का पत्थर सुप्रीम द्वारा निर्णय था। न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने पहला कदम चिन्हित किया। सामाजिक वैधता हासिल करने के लिए समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और क्वीर एलजीबीटीक्यू समुदाय द्वारा संघर्ष। समलैंगिकता, जैसा कि अनुच्छेद 377 में सन्निहित है, जिसमें से अधिकांश विक्टोरियन ब्रिटिश काल के अवशेष थे, को अदालत ने अपराध से मुक्त कर दिया था। यह 2001 में था कि अनुच्छेद 377 की संवैधानिक वैधता का मुद्दा पहली बार दिल्ली उच्च न्यायालय में नाज फाउंडेशन द्वारा उठाया गया था, जिसने 2009 में दंडात्मक प्रावधान को अवैध माना था, लेकिन उस फैसले को 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया था। 2018 में शीर्ष अदालत ने अपने पहले के रुख को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2017 के एक फैसले ने निजता के अधिकार को बरकरार रखा और इसने समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करने के मामले में अनुच्छेद 377 की एक नई व्याख्या के लिए कानूनी आधार तैयार किया। हालांकि समलैंगिक विवाह, संपत्ति की विरासत और नागरिक अधिकारों जैसे अन्य मुद्दों पर विचार नहीं किया गया। हैरानी की बात यह है कि अधिकांश राजनीतिक समूहों ने इस फैसले का स्वागत किया, जो पहले के समय से बदलाव का प्रतीक था। सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। निर्णय ने सभी उम्र की महिलाओं को तीर्थ यात्रा पर जाने की अनुमति दी। हालांकि इसने निश्चित रूप से समानता के संवैधानिक सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन यह सदियों पुरानी परंपराओं के खिलाफ गया। फैसले का विरोध मुखर था और केरल में व्यापक विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला किया कि मुसलमानों के बीच 3 तलाक की प्रथा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जबकि महिलाओं ने आमतौर पर इसका स्वागत किया, रूढ़िवादी तत्वों ने इसका विरोध किया। इस प्रथा को गैरकानूनी बनाने के लिए इस पर कानून बनाने का सरकार का प्रयास सफल नहीं हुआ और इसने अध्यादेश का रास्ता अपनाया। यह सब भारतीय समाज को संक्रमण के दौर में दिखाता है। दूसरे स्तर पर मोदी सरकार ने निराश किया।
रोजगार सृजन के मामले में बहुत कम प्रगति हुई है। भारत की श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा अकुशल और गरीब बना रहा। बेरोजगारी दर बहुत उच्च स्तर पर पहुंचने की सूचना मिली थी। सफल नहीं हुई सरकार। मेक इन इंडिया पहल के बावजूद रोजगार सृजित करने के लिए उद्योग में विनिर्माण क्षेत्र का कायाकल्प करने में, लेकिन यहाँ भी कृषि की तरह इसके कारण कई और जटिल थे। भारत के श्रमिकों के बीच कौशल का निम्न स्तर, कम वेतन वाली उपलब्ध नौकरियां, खराब बुनियादी ढांचा और भारत के पुरातन श्रम कानून कुछ कारक थे। आम चुनाव और एनडीए की वापसी। अप्रैल-मई 2019 में भारतीय मतदाताओं ने 17वीं लोकसभा का चुनाव करने के लिए वोट डाला। चुनाव 7 चरणों में हुए और 23 मई को वोटों की गिनती शुरू हुई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 353 सीटें जीतकर भारी बहुमत मिला। बीजेपी ने अपने दम पर 303 सीटें हासिल की। बहुमत अपने दम पर। यह 2014 के चुनावों में उनके प्रदर्शन से बेहतर था, एक ऐसी उपलब्धि जिसकी किसी ने भविष्यवाणी नहीं की होगी। बीजेपी ने पहली बार पश्चिम बंगाल में जबरदस्त पैठ बनाई है। इसके अलावा इसने उन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया जिन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में भाजपा को बाहर कर दिया था। यह मुख्य मतदाताओं की दृढ़ता में परिलक्षित होता है। वे इस बारे में स्पष्ट थे कि कौन बेहतर होगा राज्य स्तर पर और जिन्हें वे राष्ट्रीय स्तर पर चाहते थे। कांग्रेस ने 2014 की तुलना में 52 सीटें जीतकर बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि उसके अन्य यूपीए सहयोगियों ने 33 सीटें जीती, लेकिन तस्वीर साफ थी, एनडीए केंद्र में सत्ता में लौट आया था। 2019 में एक मील का पत्थर हासिल किया गया था। न केवल सबसे बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ी हुईं, बल्कि वास्तव में जीतने वाली महिलाओं की संख्या भी अब तक की सबसे अधिक थी। यह पहली बार था जब एक गैर कांग्रेसी सरकार ने पूर्ण कार्यकाल पूरा किया था और लोकसभा में बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी थी। मोदी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार चुने जाने वाले पहले भाजपा नेता थे, जो उनसे पहले केवल 2 कांग्रेस नेताओं, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी द्वारा हासिल की गई थी। मनमोहन सिंह भी 2 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ दिलाई गई। विदेशों से आए मेहमानों में बिम्स्टेक, किर्गिज गणराज्य और मॉरिशस के नेता शामिल थे। भले ही भाजपा के पास अपने दम पर सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्याएं थीं, लेकिन उसने अपने सहयोगियों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने का फैसला किया। एक आश्चर्य की बात यह थी कि एस जयशंकर, पूर्व विदेश सचिव, को विदेश मंत्री के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन तब वे अपने राजनयिक कौशल के लिए जाने जाते थे और मनमोहन सिंह सरकार के तहत भी विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी, जिन्हें चुनाव के बाद चुनाव में प्रभावशाली जीत के लिए भाजपा का नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाना चाहिए, को भी गृह मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया था। नरेंद्र मोदी ने नए सांसदों को दिए अपने भाषण में सदस्यों से किसी के साथ भेदभाव किए बिना सरकार में काम करने और अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने को कहा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को दूसरी पार्टियों ने पीढ़ियों से ठगा है। अल्पसंख्यकों को लंबे समय तक काल्पनिक भय में जीने के लिए मजबूर किए जाने की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इसे बदला जाना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों के विश्वास को जीतने की आवश्यकता की पुष्टि की। सबका साथ, सबका विकास में सबका विश्वास जोड़ा जाएगा। जाहिर है,
इस संबंध में संघ परिवार की वैचारिक कठोरता की बाधाओं के बिना मोदी अपनी पार्टी और अपनी सरकार को उस दिशा में चलाने के लिए अधिक आत्मविश्वासी हो गए थे जो वे चाहते थे। इस संदर्भ में यह याद किया जा सकता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल के लिए उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और राज्य में ऐसे अन्य संगठनों को अपने अधीन कर लिया था। उन्होंने पहले ही एक महत्वपूर्ण बयान दिया था कि सभी को साथ लिया जाना चाहिए, यहाँ तक उन लोगों को भी जिन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन को वोट नहीं दिया था और इसके मुखर आलोचक रहे थे। एनडीए की जीत के पीछे के कारक निस्संदेह लगातार दूसरी बार एनडीए की जीत मुख्य रूप से भाजपा के कैडर की कड़ी मेहनत से हुई थी। अमित शाह द्वारा तैयार की गई रणनीति द्वारा निर्देशित चुनाव से पहले उनमें से कुछ द्वारा व्यक्त की गई असहमति के बावजूद भाजपा अपने सहयोगियों को भी साथ ले जाने में सक्षम थी। भाजपा के पास प्रधानमंत्री पद का चेहरा नरेंद्र मोदी के रूप में एक निर्विवाद नेता था। विपरीत गठबंधन, अगर यह कहा जा सकता है, के पास प्रोजेक्ट का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी एकमत नहीं थे। न ही विरोधी दल किसी विश्वसनीय विकल्प पर सहमत हो सके, न ही सभी विरोधी दल एक गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हैं। अभियान न केवल आक्रामक था बल्कि अक्सर अपमानजनक में बदल गया था। लेकिन शायद कांग्रेस का चौकीदार चोर है का पसंदीदा नारा, जो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री एक चोर था, जनता के साथ अच्छा नहीं हुआ, जिसने सोचा कि यह देश के प्रधानमंत्री का अपमान है, न कि केवल व्यक्ति मोदी का। एक हद तक इसका कांग्रेस पर उल्टा असर हुआ, खासकर जब जनता के मन में प्रधानमंत्री की धारणा एक मेहनती गैर भ्रष्ट व्यक्ति की थी। राफेल सौदा किसी भी तरह इतनी बड़ी आपदा या ऐसा कुछ नहीं लग रहा था जिसके कारण मोदी ने इससे पैसा कमाया हो। मोदी सरकार ने जिन कल्याणकारी योजनाओं को काफी कुशलता से लागू किया, उन्होंने निश्चित रूप से एनडीए को दूसरा कार्यकाल जीतने में मदद की। यह सच है कि वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन जिन लोगों को अब तक गैस कनेक्शन या शौचालय नहीं बना था, उन्हें भी उम्मीद थी कि अगर कुछ लोगों को फायदा हुआ होता तो कुछ लोगों को भी समय पर मिल जाता। आबादी का एक बड़ा वर्ग इस बात से सहमत था कि अन्य दलों ने अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट के लिए लुभाया और इस प्रक्रिया में उनका तुष्टीकरण किया। हिंदुत्व के तख्ते ने निश्चित रूप से भाजपा को मिले समर्थन में भूमिका निभाई, लेकिन यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाजपा ने बहुमत हासिल करने के लिए जाति विभाजन को खत्म करने में कामयाबी हासिल की। जिस दृढ़ तरीके से सरकार ने पाकिस्तान को संभाला, सर्जिकल स्ट्राइक और बाद में फरवरी 2019 में बालाकोट में वायुसेना की हड़ताल ने बड़े पैमाने पर एनडीए के पक्ष में ज्वार को मोड़ दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था जो महत्वपूर्ण मुद्दों को पृष्ठभूमि में धकेल रहा था, जैसे कि आर्थिक विकास धीमा होना, बेरोजगारी और किसानों का संकट। इसने विपक्ष की मदद नहीं की कि उसने सरकार की उपलब्धि पर सवाल उठाने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था जैसे यह सेना की क्षमता पर सवाल उठा रहा हो। एनडीए की प्रचंड जीत, हालांकि हमें इस तथ्य से अंधी नहीं होनी चाहिए कि संसद में विपक्ष को उसी अनुपात में कम किया गया है। एक लोकतंत्र तभी स्वस्थ हो सकता है जब कार्यपालिका पर सवाल उठाने और उसे नियंत्रण में रखने का कड़ा विरोध हो।